Hi friends, welcome back to our study classes. I hope you all are doing well. So guys, आज के 100 टॉपिक सीरीज में जो यूनिट हम कवर करने वाले हैं वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉप 5 ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जिनमें से फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन फॉर बोथ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स। और सेशन में टॉपिक के साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी साथ साथ बिल्ड हो जाए। तो आपने सभी के आंसर्स मुझे देने हैं लाइव चैट बॉक्स में, ठीक है, और सेशन को इंटरैक्टिव बनाना है। चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एवर स्टडी क्लासेस कैसे आपको हेल्प कर रहा है आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। सो हूसोएवर इज टारगेटिंग फॉर 21-22 एग्जामिनेशन आइदर फॉर कॉमर्स और मैनेजमेंट, उनके लिए एवर स्टडी क्लासेस ने डिफरेंट कोर्सेज फ्रेम किए हुए जो हमारी साइट और हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है। सो यू कैन चेक आउट दीज कोर्सेज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो डू एनरोल योरसेल्फ एंड अवेल मोर एंड मोर बेनिफिट्स। So here we have the top 5 topics of business economics which we are going to discuss in today's session. First is demand analysis. Demand analysis से काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो डिमांड एनालिसिस के अंडर डिस्कस किए जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, देन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कर्व, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोस डाउनवर्ड। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं डिमांड एनालिसिस में, क्योंकि किसी में से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देन वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज, उसके मेथड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकी डिग्रीज। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बहुत सारे लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो सभी अप्रोचेस को हमने डिस्कस करना है। देन थियरी ऑफ कॉस्ट कर्व्स, शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस, लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस, डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स की क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है, डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स में रिलेशनशिप, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, सभी के सभी कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपटीशन को मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, सभी कंपटीशन इक्वल रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमने सभी कंपटीशंस को डिस्कस करना है अपने आज के सेशन में। सो दीज आर द 5 टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस सेशन। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की। व्हाट इज डिमांड? डिमांड का मतलब क्या है? जब आप अपनी डिजायर, अपनी विश को फुलफिल करने की एबिलिटी रखते हैं विलिंगली बाय परचेजिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसे बोलेंगे डिमांड। ठीक है, ये तो हो गया डिमांड का मतलब। बट इकोनॉमिक्स कहती है कि डिमांड इफेक्टिव होनी चाहिए। अब इफेक्टिव कब होगी डिमांड? जब ये फॉलोइंग एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये? इफेक्टिव डिजायर, परचेजिंग पावर शुड बी देयर, आपकी इतनी परचेजिंग पावर, आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने के लिए। परचेजिंग पावर के साथ साथ विलिंगनेस होनी भी जरूरी है, ठीक है, उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। तो अगर ये एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं एक पर्टिकुलर डिमांड में, दैट वुड बी कॉल्ड एज एन इफेक्टिव डिमांड। और अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिस होता है तो डिमांड इफेक्टिव कहलाई नहीं जाएगी, राइट। अब डिमांड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोला जाता है। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताती है, ठीक है। दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, प्राइस और डिमांड, जिसमें से प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन। तो कैसा रिलेशनशिप बता रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच में? इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस और डिमांड की ही बात करता है। वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड तो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की ही बात करता है बाय टेकिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है सिट्रस पेरिबस, यानी कि डिमांड को प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के अलावा अफेक्ट करने वाले और जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें कांस्टेंट मान के चला जाता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के अलावा?
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड इट कैन बी सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें आप एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, विच आर फुलफिलिंग द सेम पर्पस, जैसे टी एंड कॉफी. सो टी के अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा उसका, कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. तो कैसा रिलेशनशिप है यहाँ पे, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है. एंड वाइस वर्सा होगा रिलेशनशिप. इसके बाद अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स हैं विच आर कंज्यूम टुगेदर, लाइक कार एंड पेट्रोल. सो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पे कार की डिमांड कम होने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है. इसके अलावा इनकम ऑफ कंज्यूमर. अब कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करती है. अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, बट इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. एंड इन द सेम वे अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, बट इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. तो आपको ध्यान रखना है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बट इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है. ऐसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है कंज्यूमर्स के, वो भी अफेक्ट करते हैं डिमांड को. पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज अगर बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली कमोडिटीज की डिमांड बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा. कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, और मेल्स में भी कैसी कॉम्पोजिशन है, एडल्ट्स हैं, ओल्ड एज है, तो वो भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की. लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, तो ये सभी फैक्टर्स जो है डिमांड को अफेक्ट करते हैं. बट लॉ ऑफ डिमांड तो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की ही बात करता है. राइट, नाउ दिस इज डिमांड शेड्यूल. टेबुलर प्रेजेंटेशन है ऑफ डिफरेंट प्राइसेस ऑफ अ गुड एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है. और इसी की ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे डिमांड कर्व. सो डिमांड कर्व यहाँ पे देखिए कैसी है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसीलिए जो हमारी स्लोप है वो डाउनवर्ड है, नेगेटिव स्लोप है. और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है एंड इट समटाइम्स कैन बी अ फ्री हैंड कर्व, ठीक है. और डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोला जाता है. चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है डिमांड एनालिसिस का. व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, क्या रीजन है जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है. सो फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वो डिमिनिश होती जाती है, वो कम होती जाती है, विच रिजल्ट्स द डिमांड कर्व इनटू डाउनवर्ड स्लोपिंग. राइट, नेक्स्ट वी हैव इज इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट हमें बताता है कि पर्सन की रियल इनकम में चेंज आता है बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उससे पर्सन की रियल इनकम भी चेंज होती है, और उससे क्या होता है कि जो डिमांड कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. देखिए कैसे, अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, तो पर्सन की रियल इनकम बढ़ जाएगी. पर्सन की रियल इनकम बढ़ जाएगी तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी. आप यहाँ पे देखिए तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है. दैट इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें बताता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है वो चेंज होती है विद द चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. सब्स्टिट्यूट गुड अभी हमने जैसे देखा टी और कॉफी. सो अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड की तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टी के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो टी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो रही है. इट मींस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. दैट इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और फैक्टर है डिफरेंट यूजेस. डिफरेंट यूजेस हमें बताता है कि अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर क्या करेगी, कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो यूजेज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी, तो कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एक कमोडिटी जो है वो चीप हो जाती है, उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करेगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा देगा. तो अगेन कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. दैट इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. ऐसे ही हमारे पास एक और फैक्टर है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड का, दैट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. तो अगर एक प्राइस कमोडिटी का कम हो जाता है
तो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज नहीं कर रहे थे, वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करना शुरू कर देंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा रिलेशनशिप शुड बी देयर, कि अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज कर रहे थे लोग, वो उस कमोडिटी को परचेज नहीं करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो अगेन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, दैट इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड्स गुड। फर्स्ट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का कंसेप्ट रॉबर्ट गिफिन ने दिया है। तो रॉबर्ट गिफिन कहते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। गिफिन गुड्स होते कौन से हैं? दे आर हाईली इंफीरियर गुड्स। देखिए, अगर मैं प्योर देसी घी की बात करूं तो प्योर देसी घी जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और वो महंगा भी होगा, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल गुड्स में कंसीडर किया जाता है। बट इसमें अगर कुछ मिलावट कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का प्राइस हम नीचे कर देंगे, चीप कर देंगे, दैट रेफर्स टू एज इंफीरियर गुड्स। और अगर बहुत ज्यादा मिलावट कर देते हैं, उसकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन कर देते हैं, तो वो हाईली इंफीरियर गुड्स होंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज एन गिफिन गुड्स। ठीक है, तो गिफिन गुड्स जो है वो चीपर क्वालिटी के होते हैं, वो चीपर होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स का प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, क्योंकि प्राइस कम होने से लोगों को लगेगा कि प्रोडक्ट बेकार है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो उसे परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप आ गया है? पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया। तो गिफिन गुड्स हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप देते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। नेक्स्ट इज वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। ये होता क्या है? जब लोग अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपने स्टेटस सिंबल के लिए महंगे से महंगा गुड खरीदते हैं, ठीक है, तो प्राइस अगर ज्यादा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो जैसे लेडीज में होता है कि महंगे से महंगी ज्वेलरी परचेज करनी है, तो उस ज्वेलरी का प्राइस ज्यादा है, बट फिर भी जो लेडीज हैं उसे डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट कहता है बिकॉज अदर्स आर डूइंग सो, यू आर परचेजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज दूसरे भी वो खेल रहे, तो भेड़ चाल में जब आप चलते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास ऐसी कार है तो मुझे भी वो कार खरीदनी है, मेरे फ्रेंड के पास वो मोबाइल महंगा है तो मुझे भी वो मोबाइल परचेज करना है, तो प्राइस ज्यादा होने पर भी आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ऐसे ही हमारे पास है स्नॉब अपील। स्नॉब अपील होती है कि जब आप एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, यूनिक है, रेयर प्रोडक्ट है, तो अल्टीमेटली उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। तो प्राइस ज्यादा होने पर भी आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है? अगेन पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो दिस विल बी एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे बात करें स्पेकुलेटिव गुड्स की, तो स्पेकुलेटिव मार्केट में क्या होता है? मोर विल बी डिमांडेड व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, है ना, एंड लेस विल बी डिमांडेड व्हेन प्राइसेस आर डिक्लाइन, जैसे स्टॉक्स एंड शेयर्स आर शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इग्नोरेंट कंज्यूमर है, इरैशनल कंज्यूमर है, तो वो उसे रूलिंग प्राइस जो है कमोडिटी का उसकी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? इग्नोरेंट कंज्यूमर, इरैशनल कंज्यूमर है वो, तो एक्सेप्शन बन गई लॉ ऑफ डिमांड की, बिकॉज पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ज्यादा प्राइस पे भी वो कमोडिटी परचेज कर रहा है। देन वी हैव सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। देखिए, कंज्यूमर जो है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी स्टॉक करने की कोशिश करता है इन केस वॉर टाइम्स के केस में, प्राइस ज्यादा होने पर भी, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देन वी हैव फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। इसमें क्या है कि अगर एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा नियर फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा? एग्जिस्टिंग हाई प्राइसेस पे ही कमोडिटी को परचेज कर लेगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। आगे बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व की। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हमें बताता है कि कमोडिटी के खुद के प्राइस चेंज होने की वजह से अगर डिमांड कर्व में अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है, दैट रेफर टू एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, खुद के प्राइस, कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने की बात यहाँ पे की जाती है, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माना जाता है। तो अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा कि डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी, एंड अगर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो उससे जो हमारी डिमांड में एक्सटेंशन देखने को मिलेगी, डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में क्या होता है कि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी तो कांस्टेंट ली जाती है, लेकिन प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के अलावा और बहुत सारे जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनमें अगर चेंजेस पाए जाते हैं और उसकी वजह से डिमांड जो है हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, दैट रेफर टू एज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। यानी कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो इटसेल्फ शिफ्ट हो जाती है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में डिमांड कर्व सेम रहती है,
लेकिन शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में जो हमारी डिमांड कर्व है वो ही शिफ्ट हो जाती है। जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर अदर फैक्टर है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का, तो इससे क्या होगा, हमारी जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरह शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी, तो इससे क्या होगा, डिमांड कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सो राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, ये दो कंसेप्ट शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व में आते हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है डिमांड कर्व में। और अगर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है डिमांड कर्व में, दैट रेफर टू एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। आपको दो लिस्ट गिवन है। लिस्ट 1 में आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड दिया गया है, और लिस्ट 2 में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है और आपको करेक्ट कोड आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किए हैं दोनों कंसेप्ट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। तो आप जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ये दोनों कंपोनेंट्स है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हमें बताता है कि कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में या तो कॉन्ट्रैक्शन होती है या फिर एक्सपेंशन होती है, ठीक है, खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे बात की गई है प्राइस चेंज इफेक्ट की। सो ऑप्शन 3 में बात की गई है प्राइस चेंज इफेक्ट की, और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में डिमांड कर्व हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी हमारा या ए के साथ जाएगा या डी के साथ जाएगा। तो अब आपको कोड में देखना है कि ए ऑप्शन के कॉरेस्पॉन्डेंस आपको सेकंड या थर्ड जो है कौन से कोड में गिवन है। सो ऑप्शन ए में आपको गिवन है ए के साथ 3 और ए के साथ 2, तो दोनों ही कोड हमारे यहाँ पे करेक्ट होने के चांसेस हैं, बट अभी हमें बी सी डी का नहीं पता है, आगे देख लेते हैं। अब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हमारा 2 के साथ जाएगा या फिर 3 के साथ जाएगा। अब आप देखिए कौन से कोड में बात की गई है। सो डी हमारा 2 के साथ मैच हो रहा है ऑप्शन ए में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बी और सी भी हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए और डी ऑप्शन हमें जो करेक्ट है वो ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। अब डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड ये दोनों कंपोनेंट्स है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व पे, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज हमें कब देखने को मिलती है डिमांड में, जब प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी के अलावा किसी और फैक्टर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट और शिफ्ट द डिमांड कर्व की बात हो रही है। सो बी और सी या तो 1 के साथ मैच हो रहा होगा या 4 के साथ मैच हो रहा होगा, दोनों में से कोई भी किसी के साथ मैच हो रहे होंगे। सो ऑप्शन ए में बी 1 के साथ मैच हो रहा है और हमारा सी ऑप्शन 4 के साथ मैच हो रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ऑप्शन ए इनकम इफेक्ट, ऑप्शन बी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ऑप्शन सी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन डी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सो व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड के ये सभी फैक्टर्स हैं, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लेकिन जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कर्व। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर के चेंज होने की वजह से। इट कैन बी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, और इट कैन बी सब्सटीट्यूट अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो इन फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज देखने को मिल रहा है, डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, कितने डिग्री से चेंज कर रही है, दैट रेफर टू एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम से ही क्लियर है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, कितना चेंज देखने को मिल रहा है, दैट रेफर टू इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। बहुत सारी डिग्रीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की। सो फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि एट प्रिवेलिंग प्राइस जो डिमांड है कमोडिटी की वो इनफाइनाइट है,
कॉफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, इनफाइनाइट। और डिमांड कर्व कैसी है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देन वी हैव परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि कमोडिटी के प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए लेकिन जो हमारी डिमांड है वो सेम रहेगी। तो ये मेनली नेसेसिटी गुड्स के केस में होता है, सॉल्ट है, मेडिसिन के केस में प्राइस जितना मर्जी चेंज हो जाए लेकिन जो डिमांड कर्व है वो कांस्टेंट रहती है, इट रिमेन्स द सेम। और कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। और डिमांड कर्व कैसी है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देन वी हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमें बताती है दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या है, दैट percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price. So यहाँ पे coefficient क्या होगा हमारा, price elasticity of demand is less than 1। और relatively elastic demand के केस में coefficient क्या होगा, price elasticity of demand is greater than 1। यहाँ पे जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो फ्लैटर होती है, लेकिन रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के केस में जो डिमांड कर्व होती है वो स्टीपर होती है। देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल टू 1। और जो शेप होगी डिमांड कर्व की वो कैसी होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज मेथड, इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है, रेशो, प्रोपोर्शनेट मेथड, अरिथमेटिक मेथड। फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला हमें बताता है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट मेथड है पॉइंट मेथड, इसे ज्योमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है। दिस मेथड वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मार्शल, और इन्होंने बताया कि इस मेथड को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, कि एक ही डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हमने डिमांड कर्व को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक लोअर सेगमेंट है और एक हमारे पास अपर सेगमेंट है। फॉर्मूला रहता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो ये जो मिड पॉइंट है दिस रेफर टू एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। ठीक है, फिर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 है। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे इनफाइनाइट है और इस पॉइंट पे हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। तो एक ही डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे आप डिमांड की इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट मेथड। नेक्स्ट इज आर्क इलास्टिसिटी मेथड। सो आर्क इलास्टिसिटी मेथड मेजर करती है एवरेज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एट मिड पॉइंट, यानी कि जो दो पॉइंट्स हैं डिमांड कर्व के उनके बीच में कितनी इलास्टिसिटी है, उसके लिए हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं। एंड फॉर्मूला हमारा ये रहता है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टोटल आउटले मेथड, बहुत ही फेमस मेथड है, इसे एक्सपेंडिचर मेथड, सेलर्स टोटल रिवेन्यू मेथड भी बोला जाता है। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने 3 प्रोपोजिशन दी है। इन्होंने बताया है व्हेन विद द चेंज इन प्राइस टोटल आउटले जो है वो अनचेंज रहता है, दैट रेफर टू एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। और अगर प्राइस राइज करता है, टोटल आउटले फॉल कर रहा है उसकी वजह से, और या फिर प्राइस फॉल करने की वजह से टोटल आउटले राइज करता है, दिस रेफर टू एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। तो जब इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है हमारे पास यहाँ पे टोटल आउटले और प्राइस में, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, और अगर प्राइस में राइज होने की वजह से टोटल आउटले भी राइज कर रहा है, और प्राइस में फॉल देखने की वजह से, प्राइस में अगर फॉल आ रहा है और उसकी वजह से टोटल आउटले भी फॉल कर रहा है, दिस रेफर टू एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और कोफिशिएंट क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। सो जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है टोटल आउटले और प्राइस में, दिस रेफर टू एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। नेगेटिव रिलेशनशिप है टोटल आउटले और प्राइस में, दिस रेफर टू एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
चलिए बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड कितने से रिस्पॉन्ड कर रही है, कितने से चेंज कर रही है, दैट रेफर टू एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय इनिशियल इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। डिग्रीज की बात करें तो हमारे पास 3 डिग्रीज है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, negative income elasticity of demand and zero income elasticity of demand. Positive income elasticity of demand में there is a positive relationship between income and quantity demanded. अगर normal goods की बात करें, अगर consumer की income बढ़ रही है तो normal goods की demand भी बढ़ेगी and there is a vice versa relationship. ठीक है, luxury goods के cases में भी positive income elasticity of demand होती है। ठीक है, upward sloping जब हमारी demand curve हो रही है income और quantity demanded को लेके, that refer to as positive income elasticity। और यहाँ पे coefficient it can be equal to 1, greater than 1 और less than 1। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मेनली इंफीरियर गुड्स के केसेस में होती है, जहां पे हमें नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में। सो यहाँ पे कॉफिशिएंट हमारा रहता है लेस देन 0। ठीक, जीरो इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि जो कॉफिशिएंट है इनकम इलास्टिसिटी का वो क्या है, इक्वल टू 0। ये कब होता है, नेसेसिटी गुड्स के केसेस में, कि कंज्यूमर की इनकम में जितना मर्जी चेंज आ जाए लेकिन जो कमोडिटी की डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। जैसे सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट नेसेसिटी गुड है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो ज्यादा सॉल्ट खरीदना शुरू कर देगा या ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करना शुरू कर देगा, सब्जी में ज्यादा नमक खाना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो नेसेसिटी गुड्स के केसेस में देयर इज अ जीरो इनकम इलास्टिसिटी, दैट इज इक्वल टू जीरो कॉफिशिएंट यहाँ पर होता है। आगे बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दैट रेफर टू एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। लेट्स से दो कमोडिटीज, दो रिलेटेड कमोडिटीज हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमें देखना है कि एक्स कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की चेंज लेंगे हम यहाँ पे, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स, दैट इज क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी जिसकी हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, डिग्रीज की बात करें तो 3 डिग्रीज है यहाँ पे, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, और ये मेनली सब्स्टिट्यूट गुड्स के केसेस में होता है। अपवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर्व जब हमारी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, इट कैन बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 कॉफिशिएंट हो सकता है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बताता है गुड्स के बीच में, और वो गुड्स कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। ठीक है, और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जो कॉफिशिएंट है वो जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो कांस्टेंट रहेगी, देयर इज नो चेंज इन द डिमांड of one product though there is a change in the price of the other good। और ये कौन से गुड्स होते हैं, अनरिलेटेड गुड्स होते हैं, जैसे क्लोथ और सॉल्ट की बात करें। ठीक है, तो ये अनरिलेटेड गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होती है। चलिए, तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस बाय 20% एंड द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 40%, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन बी परफेक्टली इनइलास्टिक, ऑप्शन सी यूनिट इलास्टिक एंड ऑप्शन डी हाईली इलास्टिक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हमने डिग्रीज डिस्कस की है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। सो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। सो ये कौन सी इलास्टिसिटी है, हाईली इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन डी। चलिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको इंटर रिलेशनशिप्स गिवन है प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट में, चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल रिवेन्यू में, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंटर रिलेशनशिप करेक्ट नहीं है।
सो ये क्वेश्चन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड है, टोटल आउटले मेथड से रिलेटेड है, जहां पे हमने 3 प्रोपोजिशंस की बात की थी। लेस देन 1 जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट हमारा लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पे ठीक नहीं है। तो सबसे पहले जीरो की बात की गई है, तो जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है वो लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 में मैंने आपको बताया था कि प्राइस और टोटल रिवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल रिवेन्यू बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होगा तो टोटल रिवेन्यू कम होगा। तो ये रिलेशनशिप तो हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है लेस देन 1, सिंपली यहाँ पे बोल दिया तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे तो हमें नेगेटिव रिलेशनशिप बताया हुआ, तो ये वाला रिलेशनशिप हमारा गलत हो जाता है। इक्वल टू 1 का मतलब है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से टोटल रिवेन्यू में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, तो यही सेम रिलेशनशिप यहाँ पे हमें बता रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक रिलेशनशिप है। मोर देन 1 में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो टोटल रिवेन्यू डिक्रीज करेगा, अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो टोटल रिवेन्यू इंक्रीज करेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये वाला रिलेशनशिप भी बिल्कुल ठीक है। सो बी में जो रिलेशनशिप हमें गिवन है वो गलत है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनकरेक्ट रिलेशनशिप पूछा था हमसे, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड टॉपिक है हमारे पास, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी में कितनी पावर है एक पर्टिकुलर पर्सन की वांट को सेटिस्फाई करने की। अब यूटिलिटी एनालिसिस में दो अप्रोचेस आते हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच हमें बताती है कि जो यूटिलिटी है वो क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट है, उसे मेजर किया जा सकता है, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है मॉनेटरी टर्म्स में। इसके इकोनॉमिस्ट रहे हैं एल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल अप्रोच में इटसेल्फ हमारे पास दो अप्रोचेस आती हैं, या आप कह सकते हैं दो लॉज आते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। ऑर्डिनल अप्रोच हमें कहता है कि यूटिलिटी जो है वो क्वांटिफाइबल एस्पेक्ट नहीं है, ये क्वालिटेटिव फेनोमिना है, साइकोलॉजिकल फेनोमिना है। यहाँ पे ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके इकोनॉमिस्ट रहे हैं हिक्स एंड एलन, और इसके अंडर जो अप्रोच हम पढ़ते हैं वो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, सो वन बाय वन सभी अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की। सो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं कि जैसे जैसे आप एक पर्टिकुलर गुड की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे मार्जिन यूटिलिटी जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वो डिक्रीज होती रहती है। साथ ही वो कहते हैं सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस मैंने बताया अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि बाकी चीजों को वो कांस्टेंट लेके चलता है, जैसे टेस्ट हो गया, फैशन हो गया, ये सब कांस्टेंट है। और कुछ assumptions है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है। राइट, ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय गुसन, इसलिए इसे गुसन सेकंड लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जिसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बुलाते हैं। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी हमें बताता है कि कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब अटेन करता है या इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब उसकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी जो वो स्पेंड कर रहा है वेरियस गुड्स पे, उन वेरियस गुड्स पे जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है वो इक्वल है। जैसे 3 कमोडिटीज अगर वो परचेज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी जो है उन तीनों गुड्स पे वो इक्वल होनी चाहिए। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए is equal to margin utility of B divided by price of B is equal to margin utility of C commodity divided by price of C commodity। ठीक है, और ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अब इसकी कुछ assumptions हैं, रैशनल कंज्यूमर होता है। ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होनी चाहिए, प्राइसेस कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है इट प्रिवेल्स इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में ये प्रिवेल करता है। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस अप्रोच। सो इंडिफरेंस अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व की बात की जाती है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व उन सभी पॉइंट्स का लोकस होता है जो हमें बताता है कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटीज, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है टू कॉमोडिटीज के, दो कॉमोडिटीज वो कंज्यूम कर रहे हैं, लेट्स से एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, और एप्पल और ऑरेंज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, 2 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, 3 ऑरेंज, 3 एप्पल्स या 2 ऑरेंज है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 एप्पल है और 4 ऑरेंजेस हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया है डिफरेंट गुड्स का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट गुड्स का, इनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जो हमें बताता है कि कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फेक्शन अटेन कर रहा है इन सभी पॉइंट्स पे।
राइट अब कुछ एजम्पशंस है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की, क्या क्या है कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, यूटिलिटी ऑर्डिनल है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई होता है, कंसिस्टेंसी इन चॉइस होनी चाहिए कंज्यूमर की प्रेफरेंस सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, और गुड्स जो वो कंज्यूम कर रहा है वो सब्स्टिट्यूटेबल होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट इंडिफरेंस मैप का कंसेप्ट है। इंडिफरेंस मैप हमें बताता है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या इंडिकेट करता है? मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट करता है कि हाउ मच ऑफ वन कॉमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर हाउ मच ऑफ अनदर कॉमोडिटी। मोर यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करने के लिए आपने कितने यूनिट ऑफ एप्पल को सेक्रीफाइस किया, दैट रेफर टू एज मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट करती है स्लोप ऑफ आईसी कर्व, इसलिए जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये इंडिकेट करती है मूवमेंट अलोंग एन आईसी और शो करती है डिक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स टू द रीजन होता है, और हायर इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो हायर सेटिस्फेक्शन शो करती है। इंडिफरेंस कर्व ना तो कभी इंटरसेक्ट करता है और ना ही टेंजेंट होता है एक दूसरे के, एंड नॉट नेसेसरीली टू बी पैरेलल। दो एक्सेप्शंस है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, इंडिफरेंस कर्व की ही इनफैक्ट। अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं देन इन दैट पर्टिकुलर केस हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन मिलती है इंडिफरेंस कर्व की, यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है इस पर्टिकुलर केस में। और अगर दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं देन इन दैट पर्टिकुलर केस आईसी कैसा होगा, एल शेप का होगा, और एमआरएस किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की बात होती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है, जब बजट लाइन टेंजेंट हो आईसी के, ठीक है, और एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड आईसी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द assumptions related to the theory of consumer behavior as per the cardinal utility approach? Consumer is rational, no limit on money income, utility cardinally measurable, diminishing margin utility of money, diminishing margin utility of commodities, maximization of satisfaction. For calculating the total utility, individual utilities of commodities are to be multiplied. So यहाँ पे आपको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के assumption से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के इनमें से कौन सी assumptions जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जल्दी से अपने आंसर्स शेयर करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा और उस अप्रोच में हमने दो अप्रोचेस की बात की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। सो कंज्यूमर इज रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए बिल्कुल। नो लिमिट ऑन मनी इनकम, ये गलत है, मनी इनकम पे लिमिट होती है, ठीक है। यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल है, ये बिल्कुल ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं होता, इनफैक्ट डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटीज होता है, तो ये ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और लास्ट है, फॉर कैलकुलेटिंग टोटल यूटिलिटी, इंडिविजुअल यूटिलिटीज ऑफ कॉमोडिटीज आर टू बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड नहीं होती, एडिशन होती है उनकी। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट assumption, थर्ड assumption, फिफ्थ और सिक्स्थ assumption ठीक है। तो देखते हैं कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ कौन से कोड में गिवन है। सो ऑप्शन सी में हमें बताया फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ assumptions कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से रिलेट करती है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थियरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके जब आप डिफरेंट कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आप खर्चा कर रहे हैं डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, दैट रेफर टू एज कॉस्ट। अब इसके अंडर हम दो एनालिसिस पढ़ते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस एंड लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस। इसमें आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स कौन कौन सी हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स कौन सी हैं, कौन से कॉस्ट कर्व की क्या नेचर है, डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स में क्या रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस की बात करते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट में हम टोटल कॉस्ट पढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट हमारी सेम रहती है। अगर आप 0 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर चाहे आप 1000 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपकी कॉस्ट है वो सेम है, दैट रेफर टू एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और इसकी नेचर क्या होती है, इट पैरेलल टू द
एक्स एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट आपकी चेंज होती रहती है विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, और इसकी शेप कैसी होती है, इनवर्स शेप। टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट वर्टिकली। इसके बाद आता है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में हमारे पास एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कर्व में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ते हैं हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ते हैं और एवरेज टोटल कॉस्ट पढ़ते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से, जितनी क्वांटिटी हमारे पास है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। और इसकी जो नेचर होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है एंड इट डज नॉट टचेस एक्स एक्सिस, बिकॉज जो हमारा एएफसी होता है इट कैन नॉट बी जीरो। और कैसी शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी प्रोड्यूस से जो हमारा आउटपुट है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप की होती है। ऐसी एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो हमें एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। और इस तरीके से भी मिल सकता है, हमें एएफसी और एवीसी को अगर आप ऐड करेंगे तो भी आपको एटीसी मिल जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये दोनों ही यू शेप के होते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो चेंज आ रहा है आपके कॉस्ट में, दैट रेफर टू एज मार्जिनल कॉस्ट। चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप की होती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एसी और एमसी का देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एसी फॉल कर रहा है, एमसी भी फॉल कर रहा है, लेकिन एमसी जो है वो लेस देन एसी होगा। एमसी कर्व इज लोअर देन एसी, राइट। और जब एसी मिनिमम है तो एमसी एसी के इक्वल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एमसी जो है इंक्रीज करना शुरू कर देगा स्लाइटली अर्लियर देन एसी। ठीक है, तो एमसी कर्व राइजेस स्टीपली देन एसी। ठीक है, यहाँ पे एमसी ग्रेटर देन एसी है। ठीक है, और ये मिनिमम पॉइंट है जहां पे एमसी इज इक्वल टू एसी है। इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स को प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व भी बोला जाता है। लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस में हमारे पास लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट हमें बताती है मिनिमम कॉस्ट एट विच गिवन लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस। और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो होती है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से ज्यादा नहीं होती है हमारी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को अगर आप लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे देन विल गेट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, जब सारे के सारे इनपुट्स वेरिएबल हैं। और एलएमसी को हम कैसे डिराइव करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी बिटवीन एलएसी एंड एसएससी, राइट। चलिए, तो कॉस्ट कर्व से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें बोला गया है, इन द केस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर एमसी कर्व इंटरसेक्ट्स एसी कर्व एट इट्स मिनिमम। और रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें बोला है कि व्हाइल एसी कंटिन्यूज टू डिक्रीज MC begins to rise. Also, when AC is at its minimum, it is neither increasing nor decreasing. It is constant when AC is constant. It is equal to MC at the point of intersection. और आपको करेक्ट कोड बताना है। अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा है AC और MC के बीच में, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो असर्शन में जो स्टेटमेंट हमें गिवन है कि इन केस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर MC AC को इंटरसेक्ट करता है एट इट्स मिनिमम। यही हमने पढ़ा है ना कि MC AC को इंटरसेक्ट करता है मिनिमम पे, जहां पे हमारा AC जो है वो MC के इक्वल होता है। ठीक है, और यहीं पे हमने ये भी बताया कि AC जो है इसके बाद कंटिन्यूस टू डिक्रीज है, लेकिन MC जो है वो स्लाइटली इंक्रीज करना उसने शुरू कर दिया है, जहां पे MC AC से बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब AC मिनिमम पे है ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, वो कांस्टेंट है, जहां पे MC AC के इक्वल है। लेकिन उसके बाद जो MC है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है, स्लाइटली इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जहां पे MC AC से बड़ा हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट्स जो असर्शन और रीजन में दी हैं वो ठीक है, और रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। चलिए, तो लास्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट।
सो यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। सो परफेक्ट कंपटीशन कब होता है? जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है कंज्यूमर्स को, किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस होता है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। तो मार्केट प्राइस कैसे यहाँ पे चूज किया जाता है? जब डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है, और उसी को ही फर्म्स जो है फॉलो करते हैं। तो इसलिए यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस यहाँ पे होता है। इन डिफरेंस ऑफ रेफरेंस होता है, मोबिलिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन केस में जो फर्म्स हैं वो सुपर प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस कुछ भी इनकर कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाती हैं। सुपर प्रॉफिट्स कब होते हैं? जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है। नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है। और लॉसेस कब होते हैं? जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होती है। और शटडाउन पॉइंट भी होता है। शटडाउन पॉइंट वहां आता है जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। और लॉन्ग रन में मैंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अचीव करती हैं, दैट मींस जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन है मोनोपोली। मोनोपोली के केस में सिंगल प्रोड्यूसर सेलर, सिंगल प्रोड्यूसर होता है, सिंगल सेलर होता है, और जिस कमोडिटी में वो इन्वॉल्व होते हैं उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर देयर, ठीक है। और मोनोपोली में जो सेलर्स होते हैं, जो फर्म्स होते हैं, दे आर प्राइस मेकर। बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट होती है, फर्म ही इंडस्ट्री होती है, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताया, और डिमांड जो होती है मोनोपोली के केस में वो इलास्टिक होती है। काइंड्स ऑफ मोनोपोली भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिंपल मोनोपोली क्या होती है? जब हम सिंगल प्राइस चार्ज करते हैं सभी कंज्यूमर से, दैट रेफर टू ए सिंपल मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली होती है जब हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से, दैट रेफर टू एज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। प्योर मोनोपोली तब होती है जब कोई कंपटीशन ही नहीं होता है, सेलर का सिंगल सेलर होता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, ठीक है। और इम्परफेक्ट मोनोपोली कब होती है? जब लिमिटेड डिग्री ऑफ मोनोपोली इन्वॉल्व होती है। नेचुरल मोनोपोली तब एस्टेब्लिश होती है जब नेचुरल कॉजेस से मोनोपोली उस पर्टिकुलर कंट्री के पास आ रही है, या पर्टिकुलर सेक्टर के पास आ रही है, या पर्टिकुलर फर्म के पास आ रही है। जैसे माइका प्रोडक्शन इंडिया के पास है, नेचुरल कॉजेस की वजह से है, ठीक है। लीगल मोनोपोली, जब मोनोपोली एक्वायर करते हैं ड्यू टू लीगल प्रोविजंस की वजह से। इंडस्ट्रियल मोनोपोली, जब गवर्नमेंट नेशनलाइज कर देती है कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज को इन द पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल मोनोपोली को पब्लिक मोनोपोली भी बोला जाता है, राइट। ऐसे ही अब मोनोपोली के केस में भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के केसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं। देखिए शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट्स जब होंगे, कब होंगे? जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। लॉसेज भी इंकर कर सकता है जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है। और लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं मोनोपोली के केस में। लॉन्ग रन में मोनोपोली हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ही अचीव करती है जब लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू इज ग्रेटर देन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक। अब मोनोपोली में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन से रिलेटेड बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई, जो फर्म है उसके पास पूरा कंट्रोल है सप्लाई का। डिवीजन ऑफ मार्केट है इनटू 2 और मोर सब मार्केट्स, और उन सभी डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी है, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू रीसेल। अब डिस्क्रिमिनेशन की डिफरेंट डिग्रीज हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, जब हम हर बायर से मैक्सिमम प्राइस चार्ज करने की कोशिश करते हैं कि जितना वो पे कर सकता है। सेकंड डिग्री में डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं मार्केट को, और हर ग्रुप से डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। और थर्ड डिग्री में क्या होता है कि पूरी मार्केट को सब मार्केट में डिवाइड कर दिया, और डिफरेंट सब मार्केट से डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है, ठीक है। और हमारे पास एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी आती है। तो कौन सी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की? देखिए ये सभी कॉम्पिटिशंस में यही सेम कंडीशन चलती है कि एमसी एमआर के इक्वल होना चाहिए, और एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, ठीक है। एमसी शुड हैव पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। जब एमसी एमआर को कट कर रहा है देन एमसी शुड हैव पॉजिटिव स्लोप। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है इक्विलिब्रियम सिचुएशन अचीव की जा सकती है, और ये सभी कॉम्पिटिशंस में एप्लीकेबल है। चलिए अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कब होती है? जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट फर्म्स की फ्री होती है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है कंज्यूमर्स को बिकॉज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज देयर। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जिसकी वजह से फर्म्स को सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा इंकर करनी पड़ती है। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है, यानी कि प्राइस में चेंजेस ना लाके डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। जो फर्म्स होती हैं वो खुद ही प्राइस मेकर और प्राइस टेकर होती हैं अपने प्रोडक्ट की, और इम्परफेक्ट मोबिलिटी होती है यहाँ पे
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और बाकी केसेस की तरह, बाकी कॉम्पिटिशन्स की तरह शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन भी सुपर प्रॉफिट्स भी कमाता है, लॉसेस भी हो सकते हैं उसे, और नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमाता है, लेकिन लॉन्ग रन में यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी सिचुएशंस हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है? मार्जिनल कॉस्ट के, एंड इट इज इक्वल टू द एलोकेटिव एफिशिएंसी। आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इन टर्म्स से रिलेटेड। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होती है? मिनिमम एटीसी, ठीक है। और एक्सेस कैपेसिटी कब होती है? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम एटीसी माइनस क्वांटिटी यील्ड द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, यानी कि जब एमआर एमसी के इक्वल होगा, वो वाली क्वांटिटी जब प्रोड्यूस हो रही है जिस पॉइंट, उस पॉइंट पे, ठीक है, उसे हमें माइनस करना है किसमें से? क्वांटिटी प्रोड्यूस एट मिनिमम एटीसी, ठीक है। और ग्रुप इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही आता है। इसके बाद बात करते हैं ओलिगोपोली की। तो ओलिगोपोली को हम कंपटीशन अमंग फ्यू भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलर्स जो होते हैं और लेकिन कम मात्रा में होते हैं, वो जब compete कर रहे होते हैं, दैट रेफर्स टू इट ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। इंटरडिपेंडेंस होती है, जो डिफरेंट फर्म्स होती है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, राइट। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स दोनों तरह से डील किया जा सकता है। एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स यहाँ पे दिए जाते हैं। एंट्री बैरियर्स होते हैं। अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि नहीं पता, इंटरडिपेंडेंस है, क्योंकि नहीं पता कि सामने वाला फर्म जो है क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, कब प्राइस कम कर देगा, कब प्राइस बढ़ाएगा, तो अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। उसी वजह से इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व हमें देखने को मिलती है, और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी यहाँ पर है। क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं? जैसे यहाँ पे एयरलाइन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, बीवरेज इंडस्ट्री, ये सब ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली की बात करें तो ओपन ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली का मतलब होता है कि जब नए फर्म्स जो हैं इजीली एंटर कर सकते हैं मार्केट में और एग्जिस्टिंग फर्म्स के साथ compete कर सकते हैं, दैट रेफर टू एज ओपन ओलिगोपोली। क्लोज्ड ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है कि जो एंट्री है मार्केट में वो रिस्ट्रिक्टेड है। कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, जब फर्म्स एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती हैं, दैट रेफर्स टू एज कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। कॉम्पिटिटिव में जब फर्म्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, दैट रेफर्स टू एज कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली का मतलब होता है जब एक लार्ज फर्म डोमिनेट कर रही होती है पूरी इंडस्ट्री को, ठीक है, और वही फर्म प्राइस लीडर भी होती है, ठीक है। और फुल ओलिगोपोली, जब नो प्राइस लीडरशिप देयर इज इन द मार्केट। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, जब फर्म्स इकट्ठे मिलके प्रोडक्ट को सेल करते हैं विद द कॉमन इंटरेस्ट, दैट रेफर टू एज सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में क्या होता है कि फर्म्स के पास एक सेंट्रल एसोसिएशन होती है फॉर फिक्सिंग द प्राइस, आउटपुट एंड कोटास, दैट रेफर्स टू एज ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड कर्व मॉडल है, दैट इज स्वीजी किंग डिमांड कर्व मॉडल। ये ओलिगोपोली से रिलेटेड है। तो ये मॉडल हमें कहता है कि अगर फर्म प्राइस रेज कर रहे हैं अपने और दूसरे अगर उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि फर्म को बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे। तो यहाँ पे जो डिमांड होती है वेरी रिस्पॉन्सिव होती है और इलास्टिक होती है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे डिमांड बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और इलास्टिक है। ये किंग है ना, ये किंग है। और अगर फर्म लोअर कर रही है प्राइसेस को और अदर्स अगर उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उससे फर्म को ज्यादा गेन नहीं होगा, और इस केस में डिमांड जो वो फेयरली अनरिस्पॉन्सिव होती है और इनइलास्टिक होती है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन विद रिगार्ड टू द टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात की गई है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली की। और नंबर ऑफ फर्म्स एंड डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कंट्रोल ओवर प्राइस। इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है, और आपको बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रॉन्गली डिफाइन किया गया है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बोला गया है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं विद होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, कंट्रोल ओवर प्राइस नन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में बोला है मेनी फर्म्स विद रियल और परसीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कंट्रोल ओवर प्राइस सम। Oligopoly में little or no product differentiation and many firms, control over price is there but some। और monopoly में बोला है कि single firm होती है with close substitutes and control over price is some। So यहाँ पे आपको most appropriate answer बताना है कि क्या होने वाला है, कौन सी type of market structure में different characteristics को गलत define किया गया है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बिकॉज मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर देयर। और कंट्रोल जो है प्राइस का वो पूरे तरीके से होता है मोनोपोली के केस में। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिकॉज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मोनोपोली के साथ, राइट।
सो यहाँ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर शेयर करने हैं मेरे साथ। लाइव चैट में कोई भी शेयर नहीं करेगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपने आंसर शेयर करिएगा मेरे साथ। सो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, प्लीज इस सेशन को लाइक करिए, जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और सेशंस का बेनिफिट उठाने के लिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड इवन कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमारी फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।